एवरीवन, मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। बिहार की सीरीज़ में चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य तक बताया था, अब हम लोग शिशुनाग बिहार हिस्ट्री में हम लोग शिशुनाग को पढ़ते हैं। चलिए बिंदुसार को पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बिंदुसार, ये इनका कब से कब तक रहा था मतलब शासनकाल, तो 298 से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी धनानंद की हत्या करके, तो उन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, इनके शासन देखिए दोस्तों, बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना, और ये बिंदुसार हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके शासनकाल में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस भारत आया था। अब पूछा जाएगा कि जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस, सीरिया के शासक का नाम था एंटियोकस, उसका एक राजदूत डायमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। तो इसको ना याद रखने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। आप लोग ऐसे मतलब मत सोचिएगा कुछ, जैसे डायमंड का बिंदी ऐसे करके याद रखिएगा, डायमंड का बिंदी। तो फिर डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। डायमंड मतलब डायमेकस और बिंदी मतलब बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंदुसार ने यूनानी शासक से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया। और बिंदुसार ने क्या किया था, तो यूनानी शासक थे उससे मीठा मदिरा, 3 चीज़ मांगा था, मीठा मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक विद्वान को अपने दरबार में भेजने का अनुरोध किया था बिंदुसार ने। उसके बाद देखिए दोस्तों, एंटियोकस ने विद्वान दार्शनिक को छोड़ के शेष वस्तुएं बिंदुसार को भेज दी थी। मतलब मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, ये सब भेज दिया था एंटियोकस ने, लेकिन महान दार्शनिक नहीं भेजा। उसके बाद देखिए यूनानी शासक फिलाडेफस ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब किसने? एंटियोकस ने नहीं भेजा था दोस्तों, फिलाडेल्फस ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये भी डायनीसियस से भी ऐसे याद रख लीजिएगा कि डायमंड का बिंदी, क्योंकि दोनों तो बिंदुसार के दरबार में ही आए थे। बिंदुसार हेतु अनेक नामों का प्रयोग होता है, इनका नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो बिंदुसार के कई नाम थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उनमें से देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे देखिए अमित्र केट्स उनका बिंदुसार का नाम था। और ये कहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इनका नाम बिंदुसार का अमित्र केट्स था? तो यूनानी ग्रंथ में बताया गया है। आतली द्रोचरस, ये स्ट्रैबो जो है उन्होंने बताया था। अमित्र घात, ये कई बार आ चुका है, इसे याद रखिएगा। अमित्र घात जो है ये बिंदुसार का नाम है, और संस्कृत में अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं की हत्या करने वाला। और एथेनियस ने इसे अमित्र चट्टस कहा है। और एक है अमित्र खंड, तो अमित्र घात, अमित्र खंड, ये सब बिंदुसार के नाम हैं। संस्कृत में इसका भी होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंह सेन भी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। और राजवली कथा में इन्हें सीमसेन कहा गया है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। वायु पुराण में इन्हें मद्रसार कहा गया है। और चीनी साहित्य है फार टामेल चुलीन, इसमें इन्हें बिंदु पाल कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था? 2 बार विद्रोह हुआ था। प्रथम विद्रोह के दमन के लिए अशोक तथा दूसरे विद्रोह के दमन के लिए सुसीम को भेजा गया था। अब देखिए अशोक के बारे में पढ़ते, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इससे। अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था, ठीक है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को लगभग 4 वर्षों तक उत्तराधिकार हेतु संघर्ष करना पड़ा। पुराणों में अशोक के लिए अशोक वर्धन नाम का प्रयोग किया गया है। उसके शिलालेखों में उसे देवना प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी संबोधित किया। इसे तो याद ही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये तो न जाने कितनी बारी पूछ चुका है कि देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है? दूसरा तो इसका अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, अशोक के शासनकाल से संबंधित मास्की, गुर्जरात, नेट्टूर, उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में उसके व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध के राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा कि ये सब जो नाम है ना अभिलेख, ये सब मास्की, गुर्जरात, नेट्टूर, उदेगोलम, यहाँ सबसे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब अशोक से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग कलिंग विजय के बारे में जानते हैं। तो कलिंग तो आप सबको पता ही होगा, वर्तमान का जो उड़ीसा क्षेत्र है उसे ही प्राचीन समय में कलिंगा के नाम से जानते थे। देखिए अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय थी। कलिंग के युद्ध से हुए रक्तपात को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध नीति को त्याग कर धर्म विजय की नीति अपनाने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे एकदम ध्यान पे रखिएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये अशोक के 13वें शिलालेख पे किया गया। कौन से नंबर के शिलालेख पे? 13वें शिलालेख पे कलिंग का वर्णन किया गया है। अभिलेखों में दिए गए विवरण से स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। अशोक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी बन के श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ पे अपने देश को त्याग कर दिया था उन्होंने। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए थे अशोक। चलिए अशोक एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा लेके, उपगुप्त का नाम याद रखिएगा, ये बौद्ध भिक्षु थे। इसी से अशोक ने शिक्षा दीक्षा लेके व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित था। यह उसके द्वारा जारी तत्कालीन आदेशों एवं नीतियों में भी दिखाई पड़ता है। पारंपरिक अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बौद्धों का 3रा सम्मेलन संगति का आयोजन करवाया। दूसरा तक हम लोगों ने देख लिया था, काल अशोक और महाकश्यप सब फर्स्ट वाले में ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए 3रा बौद्ध संगति का आयोजन अशोक द्वारा करवाया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं अपितु श्रीलंका, बर्मा जो अभी वर्तमान का म्यांमार है, उन सब जगहों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने लोगों को भेजा था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 3री बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो मोगलीपुत्र तिस ने की थी। किसने की थी फ्रेंड? 3री बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। इस समय अभिधम्म पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई। तो याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक जो है वो 3री बौद्ध संगति में इसकी रचना की गई थी। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। देखिए
देखिए अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला राजा अशोक था। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि, पूर्वी भारत खरोष्ठी लिपि, पश्चिमी भारत ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अशोक के जो अभिलेख थे उसमें किस किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो देखिए दोस्तों उसमें प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है और लिपि कौन सा था, तो जो पूर्वी भारत है वहाँ पे ब्राह्मी लिपि था, जो पश्चिम उत्तर का भारत है वहाँ पे खरोष्ठी लिपि था, और जो सीमा प्रांत का क्षेत्र है वहाँ पे ग्रीक और अरमाइक लिपि में अशोक के अभिलेखों को मतलब बताया गया है। इन सब में आगे देखते हैं, बिहार में अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सासाराम में जो बिहार में है वहाँ पे लघु शिलालेख मिला है। स्तंभ अभिलेख जो होते हैं, स्तंभ पे लिखे हुए लेख, तो वो कहाँ कहाँ मिले हैं अशोक का, तो वो मिला है लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ जो ये भी चंपारण में है, रामपुरवा भी चंपारण में है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता थे कालाइल, जिन्होंने 1872 ईस्वी में खोजा था। तो याद रखिएगा लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा ये सब किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अशोक के शिलालेख के लिए फेमस है, स्तंभ लेख के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों गुहा लेख बराबर की पहाड़ियाँ गया में, वहाँ से में देखा जाता है। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ है फ्रेंड्स, तो गया में। आजीवक संप्रदाय के साधुओं को गुहा दान दिया था अशोक ने, और इसके खोजकर्ता थे हैरिंगटन, जिन्होंने 1785 ईस्वी में गुहा लेख की खोज की थी। अशोक की गुहा लेख की खोज इन्होंने की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अशोक कालीन विदेशी राजाओं के भारत नाम। जो अशोक काल में विदेशी राजा थे ना, उन सब का भारतीय नाम हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय नाम था अंतियोतक। कौन से राजा का, तो सीरिया के राजा थे एंटियोकस थियोस, ठीक है, सीरिया के राजा थे जो एंटियोकस, उनका भारतीय नाम क्या था, अंतियोतक, ठीक है। और मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अभी। तो फिलाडेल्फस टॉलमी जो थे इनका मतलब भारतीय नाम था तुरमई। और मकदूनिया के राजा थे एंटीगोनस मकदूनिया के, इनका भारतीय नाम था अंतिकीन। और सीरिया के राजा थे मगस, इनका नाम था मग, ठीक है। और एपिरस के राजा थे अलेक्जेंडर, इनका नाम था अलेक्सुंदर, ठीक है। अब देखते हैं पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो देखिए दोस्तों पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी 10 थे, जैसे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसून, दशरथ। ये दशरथ याद रखिएगा, इनसे आगे बहुत क्वेश्चन आएगा। संप्रति, सालिसुक, देवधर्मन, सतधनुष और बृहद्रथ। तो इतना नहीं याद रखना है दोस्तों, इसमें दशरथ और बृहद्रथ को ध्यान पे रखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि मौर्यकालीन जो तीर्थ था, जो तीर्थ मतलब उच्च अधिकारी होते हैं, तो उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो उच्च मतलब बहुत हायर डेजिग्नेशन पे जो होते हैं ना ऑफिसर्स, तो उसको मौर्य काल में उन सबको तीर्थ कहा जाता था। तो देखिए मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। मौर्य काल में कितने तीर्थ थे दोस्तों, तो 18 तीर्थ थे। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पहले होते हैं मंत्री पुरोहित, तो इनका संबंध किससे है, तो मंत्री पुरोहित मतलब प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी, ठीक है।
युवराज कौन होते थे? तो राजा के उत्तराधिकारी होते थे। सानिधाता कौन थे? तो ये राजकीय कोषागार के प्रधान अधिकारी थे। कोषाध्यक्ष का क्या नाम होता था? सनिधाता। उसके बाद समाहर्ता, इसे याद रखिएगा, कई बारी पूछ चुका है। समाहर्ता कौन थे? तो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था समाहर्ता। ठीक है दोस्तों, जिसे वित्त मंत्री भी कहते थे। उसके बाद मंत्री परिषद अध्यक्ष कौन थे? तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रदेष्टा, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी आता है एग्जाम में। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा किसको कहा जाता था? तो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। और व्यवहारिक किसे कहा जाता था? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे ना, उन्हें व्यवहारिक कहा जाता था। और प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद नायक किसे कहा जाता था? तो सेना के संचालक को। सेनापति सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। सर्वोच्च सेना कमांडर सेनापति होता था। अंतर्वृशक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक जो था उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होते थे। उसके बाद प्रशस्ता, ठीक है, तो ये प्रशस्ता जो थे राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेज को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे प्रशासता। ठीक है। दंडपाल कौन थे? तो सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाले प्रमुख अधिकारी थे। दुर्गपाल कौन थे दोस्तों? तो देश के भीतरी दुर्ग के प्रबंधक थे। उसके बाद अंतपाल कौन थे? तो सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक थे। और आटविक कौन थे? तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये आता है। आटविक वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। और द्वारिक कौन थे? तो राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी को दौर्बिक कहा जाता था। और एक लास्ट के हैं नागरक, ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। नागरक कौन था? नगर का सर्वोच्च अधिकारी। अब हम लोग आते हैं प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी के बारे में। ठीक है, तो जैसे देखिए फ्रेंड, मौर्यकाल के अधिकारी कौन कौन से थे, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महामात्य, एक का क्या नाम था दोस्तों? महामात्य। महामात्य का क्या कार्य था? तो ये प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होते थे। और रूपदर्शक, ये एग्जाम में आया हुआ है, जो सिक्कों के जांच करता होते थे ना, उन्हें रूपदर्शक कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? ये भी आ चुका है। योग्य अधिकारियों के समूह को अमात्य कहा जाता था। अग्रामात्य किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री का पद जो होता था उससे अग्रामात्य कहा जाता था। प्रदेष्टा, तो ये मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी होता था। एस्टिनोमोय नगर का अधिकारी होता था। रज्जुक जो था वो साम्राज्य में न्याय व राजस्व के अधिकारी होते थे। उसके बाद स्त्री महामात्र कौन थी? तो महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाली अधिकारी का था स्त्री महामात्र। उसके बाद सौवर्णिक कौन थे? तो टकसाल के प्रमुख अधिकारी, ये याद रखिएगा, सौवर्णिक जो थे वो टकसाल के प्रमुख अधिकारी थे। अंतः महामात्र कौन थे? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी को अंतः महामात्र कहा जाता था। उसके बाद धम महामात्र कौन थे? तो समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना, ये धम महामात्र का कार्य था। और महामात्या पर सर्प कौन थे? तो ये आ चुका है दोस्तों। तो गुप्तचर विभाग के प्रधान जो होते थे उन्हें महामात्याप सर्प कहा जाता था। और ये भी आया हुआ है। युक्तक कौन होते थे? युक्तक का कार्य, तो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी युक्तक कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सुंग वंश के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सुंग वंश, पुष्यमित्र सुंग का संबंध ब्राह्मण वंश से था। ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र सुंग का संबंध किससे था? तो ब्राह्मण वंश से था। पुष्यमित्र सुंग के काल की प्रमुख घटना विदर्भ युद्ध था। याद रखेंगे दोस्तों, विदर्भ युद्ध किसके समय हुआ था? तो सुंग वंश के समय में हुआ था। उसने विदेशी आक्रमणकारियों से मगध की रक्षा की थी।
पुराणों में ये उल्लेखित है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन यज्ञों की पुष्टि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कण्व वंश। ठीक है, देखिए फ्रेंड, कण्व वंश में क्या है, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, याद रखेंगे शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। उन्हीं के मंत्री वसुदेव ने उनकी हत्या, मतलब देवभूति की हत्या करके 73वें ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। किसकी की दोस्तों, कण्व वंश की स्थापना। इस वंश के संबंध में पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। ये याद रखेंगे कि शुंग और कण्व दोनों ही ब्राह्मण वंश था। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक सिमुक द्वारा की गई। तो कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, सुशर्मा, और उनकी हत्या सातवाहन वंश के शासक सिमुक द्वारा कर दी गई। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं, या अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एक साथ देख लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।